हेलो, नमस्कार। और कुछ अंतराल के बाद लगभग हफ्ते भर से थोड़ा सा ज़्यादा 10 दिन का अंतराल, और फिर मैं आप सभी के सामने पेश हो रहा हूँ। और थोड़ा सा हुलिया चेंज है, बट एनीवे फिर से चेंज करूँगा हुलिया। तो आज शुरू करता हूँ कुछ ऐसे कोर्ट केसेस जिसे मायूसी का सामना झेलना पड़ा। और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जहाँ पे बड़े से बड़े कोर्ट, यानी कि हिंदुस्तान के नज़रिए से अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें उनका जो रुख था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। क्यों था ये मैं अभी आपको बताऊंगा। सन 2017 की बात है, और सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, सर्वोच्च कोर्ट है, जिसका अपना दायित्व है कि वो राइट्स को प्रोटेक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करे। मेरा ये कहना नहीं है कि वो नहीं करता, लेकिन इस केस की बात करूं तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से ही परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि जिसमें कोर्ट ने इंटरफेयर करने से डिक्लाइन कर दिया। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मेरी अपनी जो सोच है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ज़रूर इंटरफेयर करना चाहिए था, एक मैकेनिज़्म खुद इवॉल्व करना चाहिए था, ना कि आप हाथ पे हाथ रख के ये कहे कि 27 साल गुजर गए और कहाँ से एविडेंस गैदर होगा और क्या ही नतीजा होगा। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे पिटीशन की जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी कश्मीरी नरसंहार के मसले को लेकर। रूट्स ऑफ कश्मीर करके एक एनजीओ है जिन्होंने 2017 में उस वक्त के चीफ जस्टिस JS कहर और उनके साथ बैठे जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो बाद में चीफ जस्टिस बन के रिटायर हुए, और रिटायरमेंट के बाद से ज़्यादा सुर्खियों में रहने लगे, काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं और मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बहुत ज़्यादा बात करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो 1990 के कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस से, मास एक्सोडस जो हुआ था, वो सब घटनाएं जो है वो पब्लिक डोमेन में है। 700 से ऊपर कश्मीरी पंडितों को उस वक्त बड़ी संख्या में, इनफैक्ट 700 से ज़्यादा होंगे, बड़ी संख्या में एक्सोडस करना पड़ा। 1990 अप्रैल का वो महीना और 1990 का वो साल, जो भी 90 के दशक के हैं उन्हें ये घटना, ये वाक़या ज़रूर याद आएगा। तो लगभग 215 मर्डर केसेस, जानलेवा हत्या, और सारे के सारे कश्मीरी पंडित एक्सट्रीमिस्ट के हाथों इनकी हत्याएं की गई। एक उनको मैसेज डिलीवर करना था, या वैली को छोड़ो, घाटी को छोड़ो, या तुम्हारा यही हश्र होगा। और डर के मारे रातों रात वैली को छोड़ के जाने वाले कई सारे कश्मीरी पंडित, जिनका अपना पूरा जीवन वहाँ पे बिता था, सारा घर बार, सारी जायदाद वगैरह वहीं पे छोड़ के रातों रात उनको निकलना पड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्टेट उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी, और मास एक्सोडस हुआ, मास किलिंग हुई, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आया। और जब 27 साल बाद, यानी कि 2017 में ये याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, रूट्स ऑफ कश्मीर करके ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो जो बेंच थी, जैसे ही मैंने कहा कि चीफ जस्टिस उस वक्त के JS कहर और उनके साथ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो ज़्यादा ही
मुखर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और मोरालिटी और एथिक्स की बातें करते हुए आजकल पाए जाते हैं, इनका पूछना था वकील से जो रूट्स ऑफ कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये इनका कहना था कि 27 years have passed since and it will be very difficult for investigators to gather evidences in cases of murder as in looting. It's heart-wrenching, but you sat over it for last 27 years. Now tell us from where the evidence will come. ये पूछना था। तो इसमें जो कह रहे हैं कि आप 27 साल से बैठे थे, ये मैं नहीं मानता। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बैठी थी, ये स्टेट का फेलियर था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर था। और ऐसे कई वाक़ये हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लेती है, और सुप्रीम कोर्ट 2017 में नहीं बनी और 1990 में भी थी, उसके पहले से है। सुप्रीम कोर्ट आज से नहीं है। तब किसी सुप्रीम कोर्ट ने, किसी हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया इस वाक़ये का। क्यों नहीं लिया सभी जानते हैं, समझते हैं क्यों नहीं लिया गया। तो ये जो कहना है कि आप 27 साल तक बैठे इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो उन्होंने टिप्पणी दी रूट्स ऑफ कश्मीर को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वकील, उनको जो टिप्पणी दी, ये सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकता था, बट सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट डू सो। वाई डिड नॉट डू सो? वी ऑल नो their hands must have been tied and maybe they didn't want it to, God knows, but that's the fact. और हाल ही में 2-3 दिन पहले एक और न्यूज़ जो है वो चर्चा का विषय बनता है, जो इसी कश्मीरी घाटी से जुड़ा है, इसी एक्सोडस से जुड़ा है। नाम है सरला भट्ट, एक नर्स जिसकी हत्या, कश्मीरी पंडित नर्स जिसकी हत्या एक ब्रूटल तरीके से हुई। मैं उस ब्रूटैलिटी की भी बात नहीं करना चाहूँगा। आप पब्लिक डोमेन में वो सारी न्यूज़ है, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता पड़ेगा कि किस लेवल की ब्रूटैलिटी थी। और एफआईआर एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे दर्ज होता है, वो सिर्फ पेपर एफआईआर होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं। एक ठंड बस्ते में उस एफआईआर को रख दिया जाता है, कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है, कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस नहीं होता। जो स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड हुए थे, जो पाए जाने चाहिए थे रिकॉर्ड्स में, वो अवेलेबल नहीं थे। 2026 में हम बैठे हैं, लगभग 26 साल 2000 के बाद में, और 10 साल उधर, 36 ईयर इट वाज गैदरिंग डस्ट। और इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने री इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर दिया था, जो याचिका रूट्स ऑफ कश्मीर ने दायर की थी, उसके बावजूद भी वहाँ 2017 के बाद में जम्मू कश्मीर इस्टेब्लिशमेंट ने, गवर्नमेंट ने, जो वहाँ के करता धरता है आज की तारीख में, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने ये संज्ञान लिया कि जो अनरिजॉल्व केसेस है, जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, उनको रीओपन किया जाए। और उसी रीओपनिंग के सिलसिले में पहला या दूसरा ही केस था सरला भट्ट का, जो रीओपन हुआ और इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन होता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वगैरह जो भी है, जो भी दस्तावेज है पुराने, उनको गैदर किया जाता है। और अल्टीमेटली 3 दिन पहले चार्जशीट फाइल होती है, जिसमें 4 आरोपियों का नाम दर्ज होता है, जिसमें से एक आरोपी है वो आज की तारीख में पीओके में है, 2 मर चुके हैं, और एक जो उस वक्त JKLF का चीफ था आज भी है यासिन मलिक। हाल ही में हमने न्यूज़ के हवाले से जाना है कि वो भी NIA की कस्टडी में है, तो उनके खिलाफ़ ये चार्जशीट फाइल हुई है। और 36 साल लगे केस के इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में और चार्जशीट फाइल करने में। लेकिन
सिर्फ सरला भट्ट का मसला नहीं था। कई सारे कश्मीरी पंडित जो उस वक्त मार दिए गए या भगा दिए गए, उनके ऊपर जो जातियाँ हुई, जुल्म हुए, उसके बारे में जो भी कानूनी संज्ञान एस्टैब्लिशमेंट को लेना था, सरकारों को लेना था। समय समय पे चुनी हुई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी भी सरकार ने उस तरह का जहन या जज्बा नहीं दिखाया कि उनको न्याय मिल सके। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में सुमोटो संज्ञान ले लेती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल के माध्यम से आई हुई खबरों का संज्ञान लेती है सुप्रीम कोर्ट, और लिया भी है, और कई सारे अच्छे फैसले भी किए हैं। लेकिन यहाँ पे कश्मीरी पंडित के इस उनके खिलाफ हुए जुर्म के मामले में कोई संज्ञान कभी भी नहीं लिया गया। तो ये दुख की बात है। लेकिन फ़िलहाल की जो खबर है ये है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ और चार्जशीट उसमें फाइल हुई, वो किन परिस्थितियों में इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया गया वो एक अलग मसला है। वो सोशियो पॉलिटिकल इशू हो सकता है, किसी के लिए वोट बैंक का इशू हो सकता है, या पॉलिसी मैटर्स हो सकता है। क्यों किया गया, हम उस मामले में ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें जाके कोई चीज़ें रिजॉल्व नहीं होगी, हल नहीं होगा। कश्मीर के ही मामले में क्यों बोलूँ, और भी सारे मसले जहाँ पे मास पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं, या एक्सोडस हुआ है, एनार्की हुई है, या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई है। कितने मामले जो है अभी भी चल रहे हैं सालों साल, जिनके ऊपर बीती है, जो विक्टिम्स है उनकी फैमिलीज़ को क्या ही न्याय मिला वो सभी जानते हैं। तो वो एक बहस का मुद्दा ज़रूर रहेगा। लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ जो है अपने आप में चर्चा का विषय है, और चर्चा का विषय है इसलिए नहीं मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि ऐसे कई सारे मसले हैं जहाँ पे कोर्टों को थोड़ा प्रोएक्टिव संज्ञान लेने की ज़रूरत थी, और आगे भी रहेगी। देखते हैं। तो इस सिलसिले में जहाँ पे कुछ संज्ञान लेने की आवश्यकता होने के बावजूद भी मेरे नज़रिए में संज्ञान नहीं लेना अपने आप में सही नहीं था। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस है, तो उसी सिलसिले का ये आज का पहला केस जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मसले को सामने रखते हुए, जहाँ पे कोर्ट से जो उम्मीदें थी वो सिविल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करने की, जहाँ पे मेरे नज़रिए में प्रोटेक्ट होते हुए नहीं दिखी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और शांति बनाए रखिए। थैंक यू।